अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो आज हम पढ़ेंगे कि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं इनटू द इंट्रा सेलुलर एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। और उसके बाद हम कुछ बेसिक फीचर पढ़ेंगे कि कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन से होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन कौन से होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कब बनता है, या एंजाइम की स्पेसिफिसिटी क्या होती है, या फिर एंजाइम को होता है उसका पीएच के ऊपर एंड टेम्परेचर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम इंशाल्लाह डिटेल में पहले आपको मैं समझाऊंगा और उसके बाद उनकी रीडिंग करवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम एंजाइम को क्लासीफाई करते हैं तो एंजाइम को हम दो तरह क्लासीफाई करते हैं, एक को हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। अब इनका मतलब क्या है? इंट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि ऐसे एंजाइम, एक और चीज़ याद रखें इससे पहले कि जो एंजाइम्स, हमेशा कोई भी एंजाइम है वो कोई सेल ही प्रोड्यूस करेगा ना। तो सिंपली कोई भी एंजाइम हो, चाहे वो इंट्रा सेलुलर हो या एक्स्ट्रा सेलुलर हो, वो कोई ना कोई सेल ही प्रोड्यूस करेगा। बट उनमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि जब एक सेल में एंजाइम प्रोड्यूस होता है और फंक्शन भी उसी सेल में कर रहा है, उसी सेल के साइटोप्लाज्म में काम कर रहा है, या उसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर काम कर रहा है। जिस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म हो रहे होते हैं, जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस है, रेस्पिरेशन हो रही होती है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के अंदर ही अगर वो एंजाइम काम कर रहा है तो देन इट इज़ कॉल्ड एज अ इंट्रा सेलुलर एंजाइम। और अगर वो सेल से बाहर निकल जाए तो हम कहते हैं कि दैट विल बी द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से फंजाई एंड द बैक्टीरिया के एंजाइम ज़्यादातर जो होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। और इसी तरह जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक में रिलीज़ होते हैं या फिर इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ होते हैं, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की एग्जांपल्स होती हैं। बाकी सारे के सारे, जिस तरह से ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है, क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, इसी तरह से जो न्यूक्लियस के अंदर आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के अंदर जो यूज़ होते हैं, जिस तरह डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यूज़ होते हैं, पॉलीमरेज उसमें, लाइगेज उसके अंदर, तो बहुत सारे एंजाइम यूज़ होते हैं। तो वो सारे किसकी एग्जांपल्स हैं? एक्चुअली इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स की एग्जांपल है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल एंजाइम्स आर मेड इनसाइड सेल्स irrespective of intra and extra. Most of them remain inside the cell to speed up the reaction in the cytoplasm and nucleus. These are called intracellular enzymes. Intra means inside. In a few cases, the enzymes made in the cells are let out of the cell to do their work outside. These are called extracellular enzymes. Extra means outside. Fungi and bacteria release extracellular enzyme in order to digest their food. A mold growing on the piece of bread releases starch digesting enzyme into the bread and absorbs the soluble sugars that are the enzyme produces from the bread. In the digestive system of the animals, extracellular enzymes are raised into the stomach and intestine in order to digest food. So this was about the intra and the extra. Now in this section we will study, in this topic we will study about the different terminologies, what is substrate and what is products. Actually the thing, वो चीज़, वो ऐसी स्पीशी, वो ऐसी एंटिटी, वो ऐसी सब्सटेंस जिसके साथ एंजाइम ने रिएक्शन करना है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है जी। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? एक्चुअल में सबस्ट्रेट कहलाती है। ठीक है। और वो जब एंजाइम के साथ मिलती है और उनके दरमियान में एक ट्रांजिशन, एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। और उसके बाद क्या होता है, तो वो सब्सटेंस जो होती है वो प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाती है। तो इसी बेस के ऊपर हम कहते हैं दो टाइप्स के रिएक्शन हो सकते हैं, या तो कैटाबॉलिक हो सकते हैं या फिर एनाबॉलिक हो सकते हैं। अब जो एनाबॉलिक होते हैं रिएक्शन, तो उनमें उसका क्या मतलब होता है? उसमें ऐसा होता है कि दो स्मॉलर सब्सटेंसेस टू स्मॉलर सबस्ट्रेट्स एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि ये मेरे पास है एक एंजाइम और ये दो है मेरे पास सबस्ट्रेट। तो ये दो सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ मिलेंगे तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो एंजाइम होगा ये वैसे ही रहेगा और ये इसे इस तरह से एक बड़ा सारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। और ये एंजाइम वैसे का वैसा रहेगा। सो
ये होता है एंजाइम पहले क्या बनता है, एंजाइम के साथ सिंपली सबस्ट्रेट मिल जाता है, सिंपली ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट्स। तो कैटाबॉलिक क्या होते हैं, जिसमें एक बड़ा सारा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ लगता है और एट द एंड 2 स्मॉलर प्रोडक्ट्स बना देता है। ठीक है जी, ये सबस्ट्रेट है बड़ा सारा, एंजाइम के साथ लगा और 2 स्मॉलर प्रोडक्ट्स में टूट गया, तो ये वाला रिएक्शन है कैटाबॉलिक। और ऐसा रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट स्मॉलर होते हैं वो एंजाइम के साथ लगते हैं और एक बड़ी प्रोडक्ट बना देते हैं, दैट आर द एनाबॉलिक रिएक्शंस एक्चुअली। ठीक है जी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक इन देयर एक्शन होते हैं। अच्छा जी, अब जिस तरह से आपको पता है कि एंजाइम्स के बगैर लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती, और इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि अगर आप खाना खाते तो आपके जो फूड के अंदर पॉलीसेकेराइड होती है, स्टार्च होती है, नॉर्मली जो प्लांट्स से फूड गेन होते हैं उनमें स्टार्च होती है, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में आपको महीने बल्कि साल लग जाते, ईयर्स, टू डाइजेस्ट द 1 मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च। अगर एंजाइम्स ना होते तो एंजाइम के बगैर लाइफ क्या है, इम्पॉसिबल है। लेकिन जो हमारा सलाइवरी इमाइलेज होता है, जो हमारे सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है इमाइलेज टू डाइजेस्ट द कार्ब्स या पॉलीसेकेराइड्स, तो वो क्या करता है, उसको विद इन फ्यू सेकंड्स एंड विद इन फ्यू मिनट्स उसको डाइजेस्ट करवा देता है। तो ये है इनकी इम्पोर्टेंस। ठीक है जी, आगे है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी क्या होती है, कि एंजाइम स्पेसिफिक इन रिएक्शन कैसे होते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं एक्चुअल में कि जो होता है ना, एक एंजाइम फॉर एग्जांपल एमाइलेज है, तो वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवा सकता है, ऐसा नहीं कि वो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करवा ले, प्रोटीन को भी छोटे पार्टिकल्स में तोड़ ले। या फिर प्रोटीएज ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर सकता है, वो किसी और फैट को डाइजेस्ट करने वाला किसी और के ऊपर, लाइपेज के ऊपर एक्ट नहीं, मतलब लाइपेज के तौर पर काम नहीं कर सकता। सो दीज आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस। अब एक्टिव साइट क्या होती है जी, एक्टिव साइट सिंपली हम कहते हैं कि एक एंजाइम है ये, इसका वो वाला पार्ट एक्चुअल में जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, इसकी भी एक्चुअल में 2 साइट्स होती हैं, एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट और एक होती है कैटालिटिक साइट। एक कैटालिटिक साइट होती है और एक बाइंडिंग साइट होती है। खैर, तो इतनी डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत। तो एक्टिव साइट की शेप और सबस्ट्रेट की शेप एक दूसरे की, मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक लॉक है तो एक की है, इस तरह समझ लें। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं और इसके बारे में लॉक एंड की मॉडल भी दिया गया था। ठीक है जी, इसमें लॉक क्या था, एंजाइम, और की क्या थी, सबस्ट्रेट। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सबस्ट्रेट क्या होती है ये आपको पता चल गया। द सब्सटेंस ऑन विच एन एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट एंड द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन, रिएक्शंस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल आर बिल्ड अप फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। व्हेन द एंजाइम कंबाइन विद द सबस्ट्रेट द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड टेम्परेरी। ठीक है जी, बाद में क्या होता है कि एंजाइम स्पीडिंग अप द केमिकल चेंज, बट दिस टाइम इट इज़ अ रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर वन। इसी बेस के ऊपर मैंने एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक कहा था। अगेन व्हेन द एंजाइम combine with the substrate, the enzyme substrate complex is formed. So in your saliva there is enzyme called amylase that can break down starch to sugar in minutes or seconds, और इसके बगैर years लग जाते। ठीक है जी, तो ये कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक इसी बेस के ऊपर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में टूट जाता है और एनर्जी मिल जाती है। सो कॉम्प्लीमेंट्री के लिहाज से क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना एक स्टेज में, दूसरे स्टेज में माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ना होता है, और जो एंजाइम एक स्टेज में यूज़ होता है ना, वो सेम एंजाइम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बात याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल एन एंजाइम दैट कैन एक्ट एज ऑन द प्रोटीन्स में बी कॉल्ड एज प्रोटीएज। वन दैट रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड डीहाइड्रोजनेज। ठीक है जी, तो ये था अबाउट द स्पेसिफिसिटी एंड द एंजाइम्स के ऊपर पीएच का क्या इफेक्ट होता है, ये आपने पहले भी पढ़ लिया कि अगर एक्सट्रीम पीएच होगी तो एंजाइम उसकी वजह से डीनेचर हो सकते हैं, और डीनेचर हो जाएं तो टूट सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट मतलब क्या होता है कि उसकी एक्टिव साइट की शेप ही ख़राब हो जाती है, और जब शेप ही ख़राब हो जाए तो कोई भी साथ उसके आपके बाइंड नहीं कर सकता। और यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिखा दूँ कि ये जो ग्राफ है ना, ये एक्चुअल में एंजाइम, ये रेट ऑफ रिएक्शन का है और रिएक्शन रेट है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने इस तरह से याद रखना है कि स्टार्ट में कम होता है, बाद में ज़्यादा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।